A very important concept that we are going to study out of the index number, या फिर index number का जो सबसे बढ़िया यूज है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। Now what is the cost of living index? Here we compute an index number of prices of essential commodities of a given class, given economic class, of a given region, so we compute an index number of prices of essential commodities of a given economic class of a given region. और हम लोग क्या करते हैं इसमें इंडेक्स नंबर निकालते हैं, मतलब करंट ईयर प्राइसेस का बेस ईयर प्राइसेस के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर आपको दिखाता क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इज और व्हाई इज इट डिजाइन? सो इट इज डिजाइन टू मेजर, या फिर इसका इंडिकेशन है या इसका यूज है दैट इट इज डिजाइन टू मेजर the average change in the prices paid by the ultimate consumers for a specified quantities of goods. Specified quantities of goods and services essential for living their life, essential for living day-to-day life, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है? इट डिटरमाइंस और इट मेजर्स द चेंज ऑफ प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल फॉर देयर डे टू डे लाइफ। जो चीजें उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से और उनके डे टू डे लाइफ जीने के हिसाब से जो चीजें जरूरी है, उनके प्राइसेस को के चेंज को मेजर करना ये काम है। इसके साथ में और एक बात ऐड कर दूंगी, टू लिविंग देयर डे टू डे लाइफ एज पर देयर स्टैंडर्ड्स। हम लोग कोई स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड करके देने वाले, यहाँ पे कोई मोरालिटी नहीं होने वाली है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कि हम लोग बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है। नहीं, उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उनको जिन चीजों की जरूरत है वो शायद हमको जरूरी ना लगे, बट ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड। जनरली हम लोग क्या करते हैं, we distinguish all the things that is required by a particular group of people in 5 categories, and the 5 categories are food, clothing, shelter, power, fuel। तो इसमें सब आ जाएगा, पावर फ्यूल में पेट्रोल से लेके गैस तक सब आ जाता है इसमें, and miscellaneous। Now see, if it is food, if it is clothing, then every person staying needs 3 things:
Food, clothing, shelter is the most ultimate thing. Nowadays, we also need power and fuel because they have become a part of our life. Apart from that, miscellaneous will include all those expenditure which are necessity according to the given economic class. जैसे अलग अलग इकोनॉमिक क्लासेस की अलग अलग नेसेसिटीज होती है. कुछ क्लास के लिए लग्जरी कार्ड ये नेसेसिटी हो सकती है और किसी क्लास के लिए ये एक्चुअली लग्जरी ही हो सकती है. ओके एक मिडिल क्लास फैमिली शायद एक 4 व्हीलर अफोर्ड कर ले, लेकिन वो शायद एक बेसिक 4 व्हीलर ले ले. ओके और एक अपर मिडिल क्लास फैमिली या रिच क्लास जो होगा उनको शायद BMW ही जरूरी है. तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब मिसलेनियस में आ जाएगी. डिपेंडिंग अपॉन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, योर नेसेसिटीज, हम लोग ये ग्रुप बनाएंगे. लेकिन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में तो बेसिक चीजें ही आएंगी पावर फ्यूल में, और उसके ऊपर जो भी होगा वो सब मिसलेनियस में चला जाएगा. अब हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं. एंड फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू चूज द क्लास ऑफ पीपल फॉर whom the index number is to be calculated. Choose a class of people, क्योंकि अभी मैंने बोला कि different classes may have different necessities and different needs and different way of life. तो अलग अलग क्लास का अलग अलग वे ऑफ लाइफ होता है, और हम लोग इधर उनके वे ऑफ लाइफ को या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जज नहीं कर रहे. वी आर ओनली गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट दे नीड. ओके तो पहले तो आपको एक क्लास ऑफ पीपल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनके लिए आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे. फिर आपको वो सारी चीजों के बारे में along with the class you will also have to choose the place, क्योंकि प्लेस वाइज भी लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होती रहती है. फिर क्लास और प्लेस चूज कर इकोनॉमिक क्लास चूज करेंगे हम लोग. क्लास और प्लेस चूज करने के बाद नेक्स्ट है कि आप उनके डे टू डे नेसेसिटीज क्या है ये देखना है आपको. So you have to find out what is their standard of living and what are the things that they require every day. So the goods and services required by these people and categorize them in groups. आज तक तो हमारे पास ये 5 ग्रुप है ऑलरेडी: फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फायर, फ्यूल एंड मिसलेनियस. लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ है तो वो भी लिखना है. Then you will collect the quantities that they use. After the quantities that they use, then you will collect the prices. Base year and current year prices. वो लोग prices collect करेंगे फिर आप उनके, and then you will construct an index number. So these are the methods or these are the steps in construction. कुछ famous index number हम लोगों को already दिए गए हैं. 2 मेथड expressly बोले गए हैं. Methods of constructing consumer price index or cost of living index. There are 2 important methods that are discussed. The first method is aggregate expenditure method. और उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ एग्रीगेटिव. मेथड ऑफ एग्रीगेटिव में क्या होता है? We use base year prices as weight.
तो we are actually following the last price method of formula here. यहाँ पे the quantities of commodity consumed by a particular group in base year is taken as weight, and this method is based on last price formula. In fact, it is the last price formula only. बेस ईयर में जो क्वांटिटी आपने कंज्यूम की है उनको वेट लेके आप करंट और बेस ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे, एंड दैट विल बी द मेथड ऑफ एग्रीगेट्स. So the index number will be summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. ये है आपका मेथड ऑफ एग्रीगेट. या एग्रीगेटिव मेथड, ये लास्ट प्राइस का ही फॉर्मूला है जो इस मेथड के लिए यूज किया जाता है. द नेक्स्ट मेथड इज फैमिली बजट मेथड. फैमिली बजट मेथड में आपका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. एक्चुअली ये इंडेक्स नंबर क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. दिस इज समेशन PV upon summation V. P is P1 upon P0 into 100 and V is P0 Q0. This is nothing but weighted average of price relative. वही फॉर्मूले को यूज करके उन्होंने आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दो फॉर्मूले बताए. इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, IW upon summation W. I is same and W is same. Okay, so these are the two formulas that we will use for constructing the index numbers. Consumer price index number या ये cost of living index number निकालना क्यों है? पहले तो ये एक स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स होते हैं, तो इनको निकालना क्यों है? क्योंकि आपको इससे हर पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्लास का टोटल एक्सपेंडिचर जो है, उनकी जो जीने का जो स्टैंडर्ड है वो आपको पता चल जाता है. और बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेज पॉलिसीज, डियरनेस अलाउंसेस, प्राइसेस पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब इस पे डिपेंड करेगा. इसीलिए ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों को मैम दोनों को भी सेम ही आ रहे हैं. आप दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको इंडेक्स नंबर सेम आएगा. Now we'll see the most important use of cost of living index. As we have seen, cost of living index is calculated so that एक पर्टिकुलर गिवन क्लास का डे टू डे लाइफ का सारा खर्चा आपको पता चले. और ये पता क्यों चलना है? ताकि अलग अलग जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इनकम पॉलिसीज है, सैलरी पॉलिसीज है, वेज पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी है, सब्सिडीज देने हैं कि नहीं, टैक्स में कितना एग्जम्पशन रखना है, वो सब के लिए ये यूजफुल रहेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, वो है टू फाइंडिंग आउट रियल वेजेस. Real wages is money wage upon cost of living index multiplied by 100. इस रियल वेज का मतलब क्या है? कि मुझे जो भी सैलरी मिलती है या जो भी मेरा इनकम है महीने का, उसमें से अगर मेरे महीने का पूरा जो नेसेसरी खर्चा है, मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो अगर निकाल दिया जाए तो मेरे पास क्या बचता है, ये कैलकुलेट करना है. तो इसी को हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं या फिर वेजेस में कैलकुलेट करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैं नासिक में रहती हूँ और से मेरा नासिक में जो वेजेस है वो 50,000 है पर मंथ, और मेरा जो रहने का हर महीने का जो खर्चा है वो 12,000 है पर मंथ। अभी अगर मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊं तो शायद मेरी सैलरी जो है वो 1.5 लाख हो जाएगी और मेरा जो महीने का खर्चा है वो 90,000 हो जाएगा। एंड नाउ इफ आई आस्क यू कि विच व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, सैलरी को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ सैलरी बढ़ गई है, और अगर खर्चे को देखेंगे तो खर्चा भी उतना ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। सपोज मैंने बोला कि मुझे दिल्ली में जॉब मिल रही है और दिल्ली में मेरा इनकम होगा 2 लाख रुपए, और मेरा जो उधर डे टू डे लाइफ है वो मेरा महीने का पूरा जो खर्चा है वो चला जाएगा से सपोज, तो कैसे तय करेंगे हम लोग व्हाट इज अ बेटर केस? तो हम लोग इसमें रियल वेजेस निकालेंगे। आप देखो 50,000 सैलरी है मेरा, ये कितना है खर्चा कितना है 12,000, तो 50,000 माइनस 12,000 कितना बचता है 38,000। 38,000 रिमेन्स विथ मी। अभी 38,000 से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, मैं शायद मेरा घर ले सकती हूँ EMI लेके, जो भी करूँ, तो इससे ये 38,000 से मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, अगले लेवल पे जा सकता है। अब यहाँ पे मुंबई में अगर मैं रह रही हूँ, मेरा सैलरी है 1,50,000, मेरा खर्चा है 90,000 और मेरा रिमेनिंग अमाउंट कितना है 60,000। 60,000। ये 60,000 मुझे हेल्प करेगा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रहा है। दिस 90,000 इज मेंटेनेंस ऑफ माय स्टैंडर्ड। अभी मुझे अगर वो बढ़ाना है, मुझे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, मिडिल क्लास से हायर क्लास में जाना है, तो मुझे 60,000, तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए मेरे हाथ में। वही अगर मैं दिल्ली में जाऊँ तो देखो दिल्ली में सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है आपको, लेकिन खर्चा भी आपका सबसे ज्यादा उधर ही हो रहा है। दिल्ली इज वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ पे आपके हाथ में बस 20,000 ही बन रहा है। तो ये रियल वेजेस के ऊपर से मैं डिसाइड करूंगी मुझे कहाँ रहना है और कहाँ पे, तो ये इसके हिसाब से तो मैंने मुंबई में जाके जॉब करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। ये जो कंसेप्ट है या इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग्स है वो सिर्फ रियल वेजेस के थ्रू लिए जा सकते हैं। और आपके रियल वेजेस का फॉर्मूला है, रियल वेजेस ये सबसे उम्दा उपयोग है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का। मनी वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100, दिस इज योर रियल वेजेस। और ये रियल वेजेस को इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि जब भी डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता म्हणतात ज्याला, तो ये देते वक्त कम से कम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मेंटेन हो, इतना उनको डियरनेस देना चाहिए इन केस ऑफ राइज इन प्राइसेस। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे और इस पे बहुत सारे सम्स आते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें जहां पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और मंथली इनकम दिया होगा, and they will ask you if the cost of living index has improved to this much level, what should be your monthly salary to maintain the same standard of living. इस पे बेस बहुत सारे सम्स आते हैं। We will take if a person was earning 13,500 in 2000 when cost of living index was 120,
In 2010, cost of living index is 180. How much he should earn so as to maintain same standard of living? तो आप क्या करोगे, 2000 में उसका रियल वेजेस कितना है निकालोगे, 2000 साल 2000 में उसका रियल वेजेस कितना है वो हम लोग निकालेंगे। तो 13,500 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, we'll find out what are the real wages in the year 2000. 13,500 divided by 120 multiply by 100, तो उसके रियल वेजेस आ रहे थे 11,250। अब अगर उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, मतलब इतना ही रियल वेजेस कमाना है, तो 2010 में उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए जब इंडेक्स नंबर 180 है? तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो रियल वेजेस सेम होने चाहिए। व्हाट शुड बी द सैलरी एट 180 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? तो वी विल से मल्टीप्लाइड बाय 180 divided by 100. Now he should earn 20,250, so that his स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेंटेन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कब रहेगा? जब रियल वेजेस सेम होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा। अगर रियल वेजेस बढ़ गए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, अगर रियल वेजेस कम हो गए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज होगा। अगर मेंटेन करना है तो उतना ही रियल वेजेस होना चाहिए। ये इस बढ़ाने के बारे में हम लोग अभी तक बात ही नहीं कर रहे, इसमें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंटेन करने के बारे में। We are not talking yet about increasing the standard of living. फिलहाल तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कम से कम मेंटेन तो हो जाए, जब सेम लेवल मेंटेन रहेगी तब बढ़ेगी ना। अब इसी को एक और मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान मेथड है। आपकी इनकम थी 13,500 जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था 120। अब जब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 180 हो गया है तो आपकी इनकम क्या होनी चाहिए? तो सिंपल 13,500 into 180 divided by 120, it is same 20,250 to maintain the same standard of living. आप ये मेथड जरूर फॉलो करो क्योंकि इससे इजीली आ जाता है, एग्जाम में टाइम कम लगता है, यूनिटरी मेथड सबको पता होती है और इस तरह के सम्स आते हैं। An important concept is shifting of base. कभी कभी फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर में जो एक फिक्स्ड बेस ईयर लिया होता है हम लोगों ने, वो बहुत पुराना हो जाएगा, बहुत इरेलेवेंट हो जाएगा करंट सिनेरियो के लिए, तो तब ये एसेंशियल हो जाता है कि हम लोग बेस को शिफ्ट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया सीरीज बनाते हैं इंडेक्स नंबर का, टेकिंग न्यू ईयर एज बेस एंड वी रिप्लेस इट विद द प्रीवियस ईयर। It refers to preparing of a new series of index number with more recent base. Why it is done? Because maybe the old base is too old and now irrelevant, or you need to have two sets of index number with different bases to compare with each other. बेस शिफ्टिंग सिर्फ फिक्स्ड बेस में ही हो सकता है, क्योंकि चेन बेस में तो हमेशा पहले का साल ही इंडेक्स नंबर होता है, आपका बेस होता है, प्रीवियस ईयर टेकन एज बेस, तो वहां पे ये इररिलेवेंसी का कोई पॉइंट ही नहीं आता। इसलिए चेन इंडेक्स नंबर में आपको बेस शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बेस शिफ्टिंग करते कैसे है, इसका एक फॉर्मूला भी है। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, it is equal to original price index upon original index of new base year
whole thing multiplied by 100. This is your shifted price index. ये हमेशा जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला यूज करो. We can use unitary method here also. Let us take an example. Suppose my example is suppose this is my index number. Now previously the original index numbers were 100, 125, 137, 142, 135, 148, 150, 159. Suppose ये मेरे index number है, taking 2000 as base. Now I want to shift it to 2004 because according to me now 2000 is a very old index. Now I need to shift the base to 2004. So now the new base year is 2004. अब हम लोग कैसे निकालेंगे ये index number? You may use the formula given or you may simply use unitary method. अब मैं कैसे करूंगी? 2000 का इंडेक्स नंबर जब 100 होता है तो 2004 का इंडेक्स नंबर होता है 135. अब 2004 का इंडेक्स नंबर 100 है क्योंकि वो अभी नया बेस है तो उसका इंडेक्स नंबर 100 रहेगा. तो इधर का इंडेक्स नंबर क्या है? You can simply do cross multiplication. 100 into 100 divided by 135. $74.07. Then I will find out index number for 2001. It will be same. What was the index number of 2001? It was 125. It was 125 and 2004 was 135. Now 2004 will become 100. So what will be the index number of 2001? So I will again do 125 into 100 divided by 135. It will be 92.59. यही है. देखो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर आपका पहले का अपन ओरिजिनल प्राइस ऑफ द रियल बेस इनटू 100, न्यू बेस इनटू 100. सेम फॉर्मूला. आई एम जस्ट डूइंग इट बाय यूनिटरी मेथड. अब यहाँ पे क्या होगा? 2002 का 137 into 100 divided by 135. I will get my new index. Then this will be 142 into 100 divided by 135. अभी 2004 का तो इंडेक्स नंबर 100 ही रहेगा. फिर 2005, 2006, 2007 सेम मेथड से आप उसको बेस का शिफ्टिंग करेंगे. It will be again same 148 into 100 upon 135. 150 into 100 upon 135. 159 into 100 upon 135. It will be same because we are using the same method. And you will get your answer. This is how we will shift the base. So this is the way we will shift the base.
The old base year was 2000, the new base year is 2004. हम लोगों ने base period को shift कर दिया है. यहाँ पे मुझे सिर्फ index number ही पता था. I was not knowing any values, so we have used the method. आप एक तो formula use करो या आप unitary method use करो. Unitary method भी formula ही है. ये formula निकाला ही है unitary method से. So this was about base shifting. Splitting of index number ये actually outcome है. जब base shift हो जाता है तो आपको शायद over a period of time एक ऐसा index number मिले तो पहले कुछ सालों का index number किसी और base के साथ होगा और next कुछ सालों का किसी और base के साथ. इसकी वजह से होता क्या है कि आपको comparison नहीं करते आता, तो वहां पे हम लोग splitting करते हैं. If we have two or more series of index number with different bases and some overlapping, then we can split and obtain a single series of index number with a common base. इसका जो splitting का जो process है या formula है वो same base shifting का ही है. Let us take an example. Suppose they have given you my laptop is hanged. Okay, now let us take an example. So these are different index numbers. और इनके दो अलग अलग सीरीज है इंडेक्स नंबर्स के. तो एक 94 को बेस लेके एक सीरीज है एंड देन देयर इज सीरीज बी और इसका इंडेक्स नंबर शुरू ही होता है 1997 से. Taking 97 as base. अब ये देखो ये दोनों चीजें हैं, ये ओवरलैपिंग भी है क्योंकि 1994 97 का जो बेस है 97 का जो इंडेक्स है वो बेस 94 भी है और 97 भी एक अलग बेस है. Now by splitting what I mean is I will complete this series A taking 1994 as base. तो मैं इधर सीरीज ए को विद बेस 1995 पूरा बेस पूरा इंडेक्स नंबर निकालूंगी. ये है 100, ये 120, ये तो पहले से ही दिए हुए उन्होंने 150, 200 ये ऑलरेडी दिए हैं. अब मुझे 98 वाला निकालना. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो 98 का जो बेस ईयर है वो 97 है, उसको शिफ्ट करके मुझे 94 बनाना है. हाउ आई विल डू दिस? तो जब 97 का बेस 100 था या इंडेक्स 100 था तो 98 का इंडेक्स था 122.86. तो जब 97 का बेस 200 होगा तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? Again using the unitary method, again I will say 122.86 into 200 divided by 100. Your answer will be 245. 245.72. This is index number of 1998 with the base 94. Similarly, जब 97 का इंडेक्स 100 है तो 99 का इंडेक्स है 150. जब 97 का 200 बन जाएगा, डबल हो रहा है, तो 99 का भी डबल होके 300 बन जाएगा. So this will be 300 and this will be 314.28. Now I have got all the index number with the base 1994.
लेकिन at the same time I'll also find out all the index number with the base 1997 same. तो 94 जब सॉरी 97 जब 200 था तो 94 क्या था? When 97 was 200, 94 was 100. अब 97 अगर 100 हो गया, क्योंकि अगर 97 को मैंने बेस ले लिया तो 94 बन जाएगा 50. तो यहाँ पे ये होगा 50. Then you will calculate same way. This will become 60. Then 75. Then 200. No, sorry. This will become 100. And here it will be same 122.86. कि ये तो पहले से ही निकाले हुए हैं. 150, 157.14. Now see, I've got two series of index number. One is with the base 1994, other is with the base 1997. And this is called as splitting of index number. इस पे usually तो सब नहीं आए हैं कभी. Theory आई है. What is splitting and all that? इस पे ऐसे कुछ theory आई है. Theory questions. The last theory of index number is test of adequacy. बहुत सारे index number हमारे पास है, बहुत सारे formulas. लेकिन कौन सा formula अच्छा है, कौन सा formula आपने लेना चाहिए, इसके लिए 4 test है adequacy के. So there are basically 4 tests of adequacy. One is, इस पे हर चीज पे MCQ आता है. How many tests of adequacy do you have? So test of adequacy, there are 4 tests of adequacy. First is unit test. Unit test requires that all index numbers should be free of any unit of measurement, or index number should be independent of unit of measurement. Index number should be independent of unit of measurement. In which quantities are expressed. आपकी क्वांटिटी जो यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है वो किसी भी यूनिट में आपका इंडेक्स नंबर नहीं होना चाहिए. ये है आपका यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट. और सारे इंडेक्स नंबर जो है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं. All index number satisfy this condition because every index number is expressed in percentage and not in any unit of measurement. So all index number formula satisfies this test as all are expressed in percentage. Next is time reversal test. टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट रिक्वायर करता है कि आपका इंडेक्स नंबर जो है वो बोथ वर्क काम करे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इट रिक्वायर्स your index numbers should work both ways, forward and backward. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है by taking one particular year as base and another particular year as current. So suppose you have calculated an index number
I01 taking Y1 as current and Y0 as base. And then you will calculate another index number by interchanging the conditions. So I'll calculate index number I10, and here I will taking Y1 as base and Y0 as current. Now the product of these two index numbers should be 1. So I01 multiplied by I10 should be equal to 1. If this is satisfied, then your index number satisfies the time reversal test. The name itself suggests reversal. अगर आपने टाइम को उल्टा कर दिया, अगर आपने इंडेक्स नंबर को उल्टा कर दिया, तो आपके दोनों इंडेक्स नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आता है इस केस में, then your index number is satisfying the time reversal test. तो आपने Y1 को करंट और Y0 को बेस लेके इंडेक्स नंबर निकाला, फिर आपने Y1 को बेस और Y0 को करंट लेके इंडेक्स नंबर निकाला. उन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो आपका इंडेक्स नंबर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है. तो कौन से फॉर्मूलास टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं? इट इज सेटिस्फाइड बाय मार्शल एजवर्थ. इट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर, Walsh, Kelly. Simple aggregate index number. Weighted geometric mean of price relative and simple geometric mean. Simple geometric mean and weighted geometric mean of price relative. ये सारे इंडेक्स नंबर जो है वो इस केस को सेटिस्फाई करते हैं, इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं. Now we'll go to the third test of adequacy, that is factor reversal test. Factor reversal now what do we require here? Factor reversal test requires that the product of the price index and quantity index by the same formula should be equal to value index. It requires product of price index and quantity index calculated by same method should be equal to value index number. See, we know that value is equals to price into quantity, but the index number जहाँ पे price into quantity index number is equals to value index number, जो फॉर्मूला इस केस को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है. Only Fisher satisfies this test. Price index into quantity index is equals to value index. सिर्फ फिशर इसको सेटिस्फाई करता है फॉर्मूला वाइज.
इसलिए फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है, बिकॉज फिशर इज द ओनली वन विच सेटिस्फाइज ऑल द इंडेक्स नंबर के टेस्ट। इनफैक्ट ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को डिफाइन भी फिशर नहीं किया था। Just as each formula should permit interchange of 2 times, they should also permit interchange of the quantities. So if price and quantity, if I multiply and get value index, then we'll satisfy factor reversal test. Circular test, the last one is circular test. ये बहुत significant test है नहीं है. It is just an extension of time reversal. It is extension of time reversal test. What happens in circular test is there are 3 years, say suppose y1 or y0, y1 and y2, and I'll find out 3 index number. Now I'll find out index number 01 taking y0 as base and y1 as current. Then I'll find out 12 taking y1 as base and y2 as current. And then I'll find out 20 taking 2 as base and 0 as current. और अगर इन तीनों का भी प्रोडक्ट जो है वो अगर 1 हो गया तो ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है. If the product is equal to 1, then it satisfies circular test. However, circular test is not very significant. ये टेस्ट सिर्फ सिंपल ज्योमेट्रिक मीन of price relative और weighted aggregative mean with fixed base ही satisfy करता है. फिशर भी इस टेस्ट को satisfy नहीं करता, लेकिन ये वैसे भी कोई बहुत significant index number नहीं है. फिशर is the only index which satisfy maximum test, इसलिए फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है. सर्कुलर टेस्ट is satisfied only by simple geometric mean of price relative and weighted aggregate with weights given. सिर्फ यही 2 इंडेक्स नंबर उसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सर्कुलर टेस्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टेस्ट नहीं है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 मेरे पास ईयर्स है तो मैं 3 इंडेक्स नंबर निकालूंगी, I01, I12, I20. This index number is by taking y1 as current and y0 as base. फिर 1-2 में हम लोग क्या करेंगे, y2 is current, y1 is base. और यहाँ पे y2 is base and y0 is current. और जब उनके इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा तो we say that a circular test is satisfied. So there are 4 tests. Unit test, it requires your index number to be free from any unit of measurement. All index numbers satisfy this test because all are expressed in percentage and no other unit of measurement. Time reversal test, it requires your index number to work both ways, forward and backward. मतलब अगर आपने बेस और करंट ईयर को इंटरचेंज कर दिया और उनके इंडेक्स नंबर निकाले अलग अलग, तो वो 2 इंडेक्स नंबर का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए. नेक्स्ट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. जब प्राइस हमको पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी इज वैल्यू, लेकिन जब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकाला हुआ प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स होता है, तो हम लोग उसे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहते हैं. सिर्फ फिशर ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है. सर्कुलर टेस्ट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर 3 साल दिए हैं and you will find out index number of y1 with the base y0,
y2 with the base y1 and y0 with the base y2, तो एक सर्कल बना उसमें, और अगर उनका प्रोडक्ट 1 है तो वो सर्कुलर टेस्ट भी सेटिस्फाई हुआ है. I have given you which formula satisfies which test. उन आपको शायद MCQ ऐसे आएंगे कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय एन ऑप्शन में दिया रहेगा. तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो सिर्फ फिशर सेटिस्फाई करता है. क्योंकि फिशर एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है. With this, we have finished with the entire chapter of index number.